हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसवी कोचिंग क्लासेस पर। और जैसा कि मैंने आपसे अपने पिछले वीडियो में डिस्कशन कर लिया था कि आक्सीकरण संख्या और परमाणु त्रिज्या के विषय में, तो डी ब्लॉक के जो दो प्रमुख गुण थे, आक्सीकरण संख्या और परमाणु त्रिज्या, है ना, जहां से क्वेश्चन पूछने की संभावनाएं रहती हैं, उन दोनों का मैंने आपसे डिस्कशन कर लिया था अपने पिछले वीडियो में। तो आज हमें जस्ट उसके बाद की जो प्रॉपर्टी और जो गुण होते हैं, देखिए डी ब्लॉक के तत्वों में बहुत सारे गुण होते हैं, तो यहां पर हमें क्या करना है कि एक एक सबकी स्टडी करना है और अच्छे से स्टडी करना है, क्योंकि ये आपके एग्जाम में पता नहीं क्वेश्चन कौन सा आ जाए, कैसा आ जाए। तो उसी के जस्ट बाद आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है आपका आयनन विभव, आयनाइजेशन पोटेंशियल, या इसी को कहते हैं आयनन इंथैल्पी। आयनन इंथैल्पी या इसी का एक और नाम है आयनन ऊर्जा। तो आयनन विभव कहिए या आयनन ऊर्जा कहिए या आयनन इंथैल्पी कहिए, तीन नाम है इसके, याद रखिएगा। तीनों में से किसी भी नाम से आपसे पूछा जा सकता है, कोई भी प्रश्न कहा जा सकता है। आयनन इंथैल्पी तो आयनाइजेशन इंथैल्पी इंग्लिश में कहते हैं इसको, तो आयनन इंथैल्पी हो गया। आयनन विभव भी इसको कह सकते हैं, आयनन ऊर्जा भी इसको कह सकते हैं, है ना। अब सबसे पहले देखिए क्या है कि ये आयनन विभव या आयनन इंथैल्पी या आयनन ऊर्जा ये होती क्या है। सबसे पहले इसके आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए, है ना। तो डेफिनेशन ध्यान से सुनिएगा कि किसी विलगित गैसीय परमाणु से, है ना, किसी विलगित गैसीय परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, किसी विलगित गैसीय परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे आयनन विभव या आयनन ऊर्जा या आयनन इंथैल्पी कहते हैं। यानी किसी परमाणु के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन आपको बाहर निकालना है, और इलेक्ट्रॉन को अगर बाहर निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी, ऊर्जा लगानी पड़ेगी या ऊर्जा देनी पड़ेगी, है कि नहीं भाई। आपको बाजार से, मार्केट से कुछ भी खरीदना होता है तो आप उसके लिए क्या करते हैं, आप उसके लिए कॉस्ट पे करते कि नहीं, देते हैं, पैसे देते तो वस्तु आपको मिलती है। तो सेम उसी तरीके से यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन खरीदने के लिए, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। और क्या देना पड़ेगा, तो ऊर्जा या एनर्जी देना पड़ेगा। आप एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या है, एटम से निकल आएगा। तो किसी भी परमाणु के अंदर से, और कौन सा शब्द देखिए यहाँ पर आया है, विलगित। तो विलगित का मतलब है अलग, विलगित को शुद्ध भाषा में, अपनी भाषा में कह सकते हैं आप अलग। विलगित का मतलब है अलग, सेपरेट, है ना। तो विलगित और गैसीय, क्योंकि गैसीय अवस्था से परमाणु निकालना आसान है। ठोस में इलेक्ट्रॉन बहुत अच्छे से बंधा हुआ होगा, द्रव में थोड़ा सा कम, उसके बाद गैस में सबसे कम। तो किसी भी पदार्थ को हमें गैसीय अवस्था में लाना पड़ता है। गैसीय अवस्था से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत आसान है, जबकि ठोस में और द्रव में थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इसीलिए परिभाषा में आया है कि किसी विलगित गैसीय या परमाणु, ये विलगित क्या है, तो विलगित का मतलब होता है अलग, अकेला। यानी कोई परमाणु अकेला हो तो उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। अकेला हो और किस अवस्था में हो, तो गैसीय अवस्था में हो, गैसियस स्टेट में हो, है ना। तो ये है इसकी परिभाषा कि किसी विलगित गैसीय या परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे आयनन ऊर्जा या आयनन विभव या आयनन इंथैल्पी कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा। तो ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन, है ना। अब देखिए यहां पर क्या है कि आयनन विभव मैं थोड़ा सा आपको और एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए यहां पर जैसे ये आपका न्यूक्लियस नाभिक है और यहां पर क्या है आपके इलेक्ट्रॉन। देखिए इस बाहरी कोश में क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पर नाभिक है और बाहर क्या है, इलेक्ट्रॉन है। अब आप परमाणु से इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहते हैं तो ये प्लस चार्ज, नाभिक क्या करता है, नाभिक बाहर वाले इलेक्ट्रॉनों को खींचता है अपनी ओर। भाई प्लस माइनस में क्या होगा, यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस, इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस चार्ज है, तो प्लस और माइनस के बीच क्या होता है, आकर्षण बल लगता है। तो नाभिक क्या करेगा, नाभिक इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, है कि नहीं। नाभिक इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, नाभिक इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा, और आप अपनी ओर खींचना चाह रहे हैं, है कि नहीं। आप उसको निकालना चाह रहे हैं और न्यूक्लियस यानी नाभिक उसे अपनी ओर खींचेगा। तो नाभिक अपनी ओर खींच रहा है और आप अपनी ओर खींच रहे हैं। तो आपको अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी लगाना पड़ेगा उस नाभिक से ज्यादा, ताकि नाभिक क्या करे, इलेक्ट्रॉन को छोड़ दे और आप इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल सकें। तो यहां पर ये नाभिक क्या करेगा, इस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और इसको आपको निकालना है तो आपको ऊर्जा लगानी पड़ेगी, एनर्जी। तो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है
उसे ही कहा जाएगा आयनाइजेशन एनर्जी, है ना। आयनाइजेशन एनर्जी, आयनन ऊर्जा या आयनन विभव या आयनन एंथैल्पी, है ना। तो ये याद रखिएगा, है ना, कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम आयनन ऊर्जा या आयनन विभव कहते हैं। तो इस बात को आपको याद रखना होगा। उसके बाद देखिए यहां पर क्या लिखा है, अब इसमें जो बताया गया वो जरा मैं आपसे डिस्कशन कर लेता हूं। देखिए क्या लिखा है, किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन एंथैल्पी बढ़ती है ना। तो किसी आवर्त में बाएं से दाएं, बायां साइड कौन होता, तो आवर्त सारणी में पीरियोडिक टेबल में इस साइड हमारा बायां साइड होता है और ये साइड हमारा क्या होता है, दायां साइड होता है। तो आप कभी भी आवर्त सारणी में इधर से इधर की ओर जाएंगे ऐसे, है ना। और हाइड्रोजन वाली साइड से, इधर हाइड्रोजन है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम सब इधर लिखे होते, तो ये हमारा साइड कौन सा है, तो ये हमारा बायां साइड है ना। तो वही कह रहा कि आवर्त सारणी में या किसी भी आवर्त में इस तरीके से बाएं से दाएं ऐसे चलने पर, है ना, इधर से इधर जाने पर, इधर से इधर जाने पर, है ना, यानी इस साइड से इस साइड में जब आप जाएंगे तो बाएं से दाएं जाने पर आयनन एंथैल्पी बढ़ती है। कह रहा कि आयनन एंथैल्पी बढ़ेगी, यानी हमें ऊर्जा ज्यादा लगानी पड़ेगी। क्यों, देखिए लिखा है क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है। क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश, ये प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है, तो नाभिक जितने प्रभाव के साथ, जितने आवेश के साथ बाहरी इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचता है ना, उसे ही कहते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश, है ना। यानी नाभिक के द्वारा बाहरी इलेक्ट्रॉनों पर लगाया गया जो आवेश होता है ना, उसे क्या कहते हैं, प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं, है ना। नाभिक क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा, तो उसी को खींचने में जितना उसे आवेश लगाना पड़ता है, जितना विभव लगाना पड़ता है, उसे कहते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश। ठीक, हाँ, तो प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है। डी ब्लॉक के तत्वों के आयनन विभव का मान एस व पी ब्लॉक के तत्वों के मध्य होता है। कहता है कि जो डी ब्लॉक के तत्वों के आयनन विभव का मान है वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के मध्य में होता है। तो डी ब्लॉक के तत्वों का जो आयनन विभव है वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के तत्वों के मध्य में होता है। आपको पता है कि आवर्त सारणी में बाईं साइड में क्या होता है, एस ब्लॉक, और दाईं साइड में क्या होता है, पी ब्लॉक, और बीच में कौन सा होता है, डी ब्लॉक, है कि नहीं। तो यही बताया गया है इसमें कि यहां पर जो इसके आयनन विभव का मान वो एस व पी ब्लॉक के तत्वों के मध्य होता है। अब देखिए 5D श्रेणी के तत्वों का आयनन विभव 3D व 4D श्रेणी के तत्वों से अधिक होता है। कह रहा कि जो 5D श्रेणी है, 5D श्रेणी कौन सी है, तो लैंथनम, हाफनियम, है ना, टेंटलम, टंगस्टन, ये वाली फैमिली, है ना, रेडियम, ऑस्मियम, इसमें सब आते हैं। जो आपकी 5D श्रेणी है, जो लैंथनम, है ना, इससे चालू होती है, लैंथनम है, हाफनियम है ना, और टंगस्टन वगैरह इसमें आते हैं, तो ये आपकी होती है 5D श्रेणी। कह रहा कि 5D श्रेणी का आयनन विभव है वो 3D और 4D से ज्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है, रीजन उसका देखिए लिखा हुआ है ना, अधिक होता है। इसका मुख्य कारण 5D श्रेणी, है ना, 5D श्रेणी के, है ना, तो इसका मुख्य कारण 5D श्रेणी के 4f इलेक्ट्रॉनों का दुर्बल परिरक्षण प्रभाव है। यानी इसका रीजन क्या बताया गया है, क्या रीजन बताया गया कि 5D श्रेणी के तत्वों का जो आयनन विभव है वो 3D और 4D से ज्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि 5D श्रेणी में आपका 4f कक्षक आ जाता है और f कोष का जो परिरक्षण प्रभाव है। अब ये परिरक्षण प्रभाव क्या होता है, तो मैंने अपने पिछले वीडियो में डिस्कशन किया है। अगर आपको नहीं पता है, नहीं आता है, तो उसको वीडियो को देख लीजिएगा, है ना, वरना इस समझ में नहीं आएगा। परिरक्षण प्रभाव क्या होता है, तो परिरक्षण प्रभाव वह प्रभाव होता है जिससे बीच के इलेक्ट्रॉन नाभिक से बाहरी वाले इलेक्ट्रॉनों क्या करते हैं, सुरक्षा का काम करते हैं, बचाने का काम करते हैं, ताकि नाभिक का जो प्रभाव है वो बाहरी इलेक्ट्रॉनों तक ना पहुंच पाए, है ना। तो बीच के इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, स्क्रीन का काम करते हैं, पर्दे का काम करते हैं, जो नाभिक के प्रभाव को बाहरी इलेक्ट्रॉनों तक नहीं पहुंचने देते हैं। उसी प्रभाव को कहते हैं परिरक्षण प्रभाव, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। इसका मुख्य कारण लिखा हुआ है कि 5D श्रेणी के 4f इलेक्ट्रॉनों का दुर्बल परिरक्षण प्रभाव है। भाई बीच में 4f आ जाएगा, तो 4f आने की वजह से f में परिरक्षण प्रभाव बहुत कम होता है, वो ज्यादा सुरक्षा नहीं कर पाएगा,
है कि नहीं। तो वहां पर क्या करेगा, अगर जैसे मान लिया कि इसके बीच में 4f कक्षक आ गया, यहां पर 4f है और यहां पर इलेक्ट्रॉन है, तो नाभिक क्या करेगा, 4f का परिरक्षण प्रभाव कम है, बचाने का प्रभाव कम है बाहरी इलेक्ट्रॉनों को, तो देखिए नाभिक क्या करेगा, बाहरी इलेक्ट्रॉन को बहुत तेजी के साथ खींच लेगा, है कि नहीं। तो यहां पर क्या है, यही बताया गया है कि अगर 4f इलेक्ट्रॉनों का दुर्बल परिरक्षण प्रभाव कम है तो इसकी वजह से क्या होगा कि बाहरी इलेक्ट्रॉन को नाभिक अपनी ओर खींच लेगा। तो नाभिक जब बाहरी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा और आप बाहरी इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहते हैं तो आपको बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, है कि नहीं भाई। जब जितना नाभिक जितना ज्यादा अपनी ओर खींचेगा आपको उसको बाहर निकालने के लिए उतनी ज्यादा ऊर्जा लगानी पड़ेगी, है कि नहीं। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये नाभिक इसको अपनी ओर खींच लेगा और इस इलेक्ट्रॉन को आप निकालना चाहते हैं तो आपको बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। इसीलिए कहा गया है कि जो 5D श्रेणी के तत्वों का आनंद विभव है वो 3D और 4D से ज्यादा होता है। स्क्रीन पर देखिएगा आपके एक डायग्राम लगा हुआ है, यहां पर मैं आपको इस डायग्राम को बता देता हूं। देखिए इस डायग्राम में आपको दिखाया गया है, साइड में आपका जो y अक्ष है, y अक्ष कौन सा है, जो खड़ी खड़ी लाइन ऐसे ऐसे बनी है, उस पर देखिए आनंद विभव IE लिखा है शॉर्टकट में, किलो जूल मोल इनवर्स में लिखा है आनंद विभव, है ना। IE का मतलब आयनाइजेशन एनर्जी, आनंद विभव, है ना, या आयनाइजेशन पोटेंशियल भी इसको कह सकते हैं। देखिए इधर लिखा है 700, 800, 900, y अक्ष पर देखिए आनंद विभव लिखा है 700 है, 800 है, 900 लिखा हुआ है। उसके सामने नीचे देखिए ट्रांजिशन मेटल, संक्रमण धातुएं लिखी हुई हैं। देखिए सबसे नीचे आपका जो हरी लाइन से बनी हुई टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, तीन के आनंद विभव का मान तो थोड़ा सा कम है, 700 से नीचे है। उसके बाद देखिए मैग्नीज, लोहा, कोबाल्ट, इन तीनों के आनंद विभव का मान देखिए ज्यादा हो गया, ये ऊपर क्रॉस करके निकल गए 4D श्रेणी को। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो मैग्नीज है, लोहा है, कोबाल्ट है, इनमें जो आपका कोष होता है, जो कक्षक होता है वो आधा भरा हुआ होता है, यानी 3D5, है ना। तो जब कभी भी क्या होता है कि 3D5 आ जाएगा, है ना, तो आधे भरे हुए या पूरे भरे हुए कक्षक बहुत स्थायी होते हैं, वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैग्नीज और लोहा, कोबाल्ट, देखिए ये तीनों आपके लाइन को क्रॉस करके ऊपर निकल गए हैं। आपके डायग्राम में देख रहे होंगे कि देखिए Mn और Fe और CO, देखिए ये 4D वाले श्रेणी से ऊपर निकल गए तीनों, Mn है, Fe है, CO है। तो दो रीजन मैंने आपको बताया है इसके, एक रीजन ये याद रखिएगा कि इनका जो D कक्षक होता है वो आधा भरा हुआ होता है, और दूसरा ये याद रखिएगा कि इसमें जो S कक्षक होता है ना, 4 जो आपका 4s आता है, तो 4s इनमें पूरी तरीके से भर जाता है, 4s में 2 हो जाते हैं, है ना, और s का परिरक्षण प्रभाव सबसे ज्यादा होता है। तो Mn, Fe और CO का जो मान है वो जनरल से क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, है ना। तो इनका देखिए 800 और 700 के बीच में इन तीनों का मान लिखा हुआ है। उसके बाद लास्ट में आप ऊपर देख रहे हैं आपके लाल रंग से बनी हुई हाफनियम है, टंगस्टन है, टेंटलम है, टंगस्टन है, रेयान है, रेडियम आपका हाँ रहीनियम है, ऑस्मियम है, इरिडियम, प्लेटिनम और गोल्ड है ना। तो यहाँ क्या है कि 5D श्रेणी के तत्वों का आयन विभव बहुत ज्यादा है ना। ये क्यों है, तो ये इसीलिए है कि यहाँ पर क्या होता है कि इसमें 4f इलेक्ट्रॉन एंट्री कर जाते हैं, 4f इलेक्ट्रॉनों का दुर्बल परिरक्षण प्रभाव बहुत कम होता है ना। तो नाभिक इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर ज्यादा खींच लेगा, है कि नहीं। तो इसलिए क्या होगा कि इनका जो आनंद विभव है वो ज्यादा हो जाएगा 5D श्रेणी का, क्योंकि 4f इलेक्ट्रॉन सुरक्षा नहीं कर पाएगा बाहर वालों की, नाभिक उसको अपनी ओर खींच लेगा, और जब नाभिक उसको अपनी ओर खींच लेगा तो आपको बाहर निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, इसलिए इनके आनंद विभव का मान ज्यादा है। उसके बाद आप देख रहे हैं कि नीचे वाली जो आपकी 3D श्रेणी है, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, 3 तक तो आपका आनंद विभव वैसे रहा। मैग्नीज, लोहा, कोबाल्ट, है ना, इसमें क्या है, इसमें देखिए आपके आनंद विभव का मान बढ़ गया। इसका मुख्य रीजन क्या है, देखिए Mn, Fe और CO लिखा है, मैग्नीज, लोहा, कोबाल्ट, 3 के आनंद विभव का मान जो है वो 4D श्रेणी को क्रॉस करके ऊपर निकल गया। ये क्यों हो गया, तो ये इसलिए हो गया क्योंकि इसमें जो D कक्षक है वो आधा भरा हुआ हो जाता है ना। तो यहाँ पर D कक्षक जो आधा भरा हुआ होता है, इसकी वजह से इनमें आनंद विभव का मान थोड़ा सा ज्यादा होता है ना। तो इस प्रकार से ये हो जाता है आपका टॉपिक आनंद विभव। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं अगली प्रॉपर्टी पर आपसे डिस्कशन करता हूं। तो चलिए सेकंड जो हमारी अगली प्रॉपर्टी रहेगी वो है आपकी गलनांक व क्वथनांक। इसको कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, इंग्लिश में कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट
गलनांक को और बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक को। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक क्या होता है और क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो बिल्कुल आसान सी डिफिनेशन है कि कोई भी द्रव जिस तापमान पर पिघलना प्रारंभ कर देता है, गलना प्रारंभ कर देता है या द्रव अवस्था में परिवर्तित होना शुरू कर देता है, उसे उसका गलनांक या गलनांक बिंदु कहते हैं, मेल्टिंग या मेल्टिंग पॉइंट। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। तो कोई भी वस्तु या कोई भी पदार्थ, आप ऐसे इसको कह सकते हैं कि कोई भी पदार्थ, और कौन सा पदार्थ, तो ठोस, क्योंकि पिघलेगा कौन, ठोस पदार्थ ही तो पिघलेगा, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है क्या, कि कोई भी ठोस पदार्थ जिस तापमान पर पिघलना प्रारंभ कर देता है, गलना प्रारंभ कर देता है, उस तापमान को उसका गलनांक या गलनांक बिंदु कहते हैं। जैसे बर्फ है ना, तो यहां पर बर्फ क्या होता है, तो बर्फ आपकी जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद, है ना, आगे टेम्परेचर पर पिघलना प्रारंभ कर देती है कि नहीं। 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर बर्फ जम जाएगी, है ना, और उसके बाद 0 डिग्री सेंटीग्रेड से जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा आगे की ओर, वैसे वो पिघलना प्रारंभ कर देगी, है ना। तो गलनांक वह तापमान होता है जिस पर कोई भी ठोस पदार्थ पिघलना प्रारंभ कर देता है, गलना प्रारंभ कर देता है। ठीक, ये हो गया। उसके बाद आपका है क्वथनांक। क्वथनांक का मतलब बॉयल होना, बॉइलिंग पॉइंट इसको कहते हैं, है ना। तो वह तापमान जिस पर कोई भी द्रव उबलने लगता है। भाई उबलेगा कौन, क्वथनांक किसमें मिलेगा, क्वथनांक आपको द्रव के अंदर देखने को मिलेगा, क्योंकि द्रव ही तो उबलेगा, बॉयल होगा, गैस तो उबलेगी नहीं, ठोस तो उबलेगा नहीं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कोई भी द्रव जिस तापमान पर उबलना प्रारंभ कर देता है या वाष्प अवस्था में बदलना प्रारंभ कर देता है, उबलने का मतलब क्या है, भाप बनेगी, वाष्प बनेगी जब उबलेगा, है ना। तो कोई भी द्रव जिस तापमान पर वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने लगता है, उसे उसका क्वथनांक या क्वथनांक बिंदु कहते हैं। जैसे वाटर है आपका जल, तो जल के लिए जो क्वथनांक बिंदु है, बॉइलिंग पॉइंट, वो कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी पानी आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होगा, उबलना प्रारंभ कर देता है, वो वाष्प अवस्था में कन्वर्ट होना चालू कर देगा, है ना। तो इसको याद रखिएगा कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है, क्वथनांक क्या है, गलनांक क्या, मैंने आपको दोनों बता दिया है। उसके बाद देखिए आप कहता क्या है, यहाँ पर लिखा क्या हुआ है कि प्रबल धात्विक बंध बनाने के कारण डी ब्लॉक के तत्वों के गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं। देखिए प्रबल धात्विक बंध बनाने के कारण, हाँ, धात्विक बंध, देखिए डी ब्लॉक के तत्वों में बहुत सारे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और जिसके अंदर जितने ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे वह उतने ही ज्यादा बॉन्ड बनाएगा, है ना। किसी के पास 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो वो 5 बॉन्ड बना लेगा, किसी के पास 6 है तो वो 6 बॉन्ड बना लेगा। तो जितने मजबूत बंध बनाएगा उतना ही तोड़ने में आपको उसको एनर्जी देनी पड़ेगी, है कि नहीं। तो जितना मजबूत बॉन्ड होगा उतना ही वो सॉलिड होगा, और उस सॉलिड को लिक्विड बनाने में आपको उतना ही टेम्परेचर खर्च करना पड़ेगा। तो यहां पर वही लिखा हुआ है कि प्रबल धात्विक यानी बहुत मजबूत बॉन्ड, और कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, तो मेटालिक बॉन्ड, धात्विक बंध को इंग्लिश में कहते हैं मेटालिक बॉन्ड। ठीक, बनाने के कारण डी ब्लॉक के तत्वों के गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं, यानी इनको गलाना भी मुश्किल है और इनका क्वथनांक भी बहुत ज्यादा होता है। उसके बाद देखिएगा क्या लिखा है कि किसी तत्व में जितने अधिक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होते हैं, तो बताया गया कि डी ब्लॉक में किसी तत्व के पास जितने इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होते हैं, है ना, वह उतना ही प्रबल धात्विक बंध बनाता है। तो मैंने अभी आपको बता दिया, जिसके पास जितने ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे वह उतना ही अधिक प्रबल बंध बनाएगा। ठीक, हाँ, जिससे उसका गलनांक व क्वथनांक अधिक होता है। तो जितने ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उतना ही उसका गलनांक व क्वथनांक होगा, है कि नहीं। अब यहां पर देखिए एक ऑर्डर आपके सामने लिखा है, 3D श्रेणी में क्या है, 3D श्रेणी में आपका क्रोमियम है। सबसे ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 3D श्रेणी में किसके पास होते हैं, तो क्रोमियम के पास होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, Cr 24 नंबर होता है, इसके अंदर सबसे ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। आप इसका विन्यास लेकर के देख लीजिए, 3D5 आएगा, 4s1 आएगा, तो 4s में 1 और d में 5, नहीं टोटल 6 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा, 6 बॉन्ड बना सकता है। तो ये बहुत ही प्रबल इसका क्या हो जाएगा, गलनांक और क्वथनांक हो जाएगा 3D श्रेणी में। उससे ज्यादा देखिए मॉलिब्डेनम लिखा है, ये 4D श्रेणी में आता है ना, तो इससे ज्यादा हो जाएगा मॉलिब्डेनम का। उसके बाद उससे ज्यादा कौन हो जाएगा, टंगस्टन W का। तो ये एक ऑर्डर लिखा है, ये किस श्रेणी का है, तो ये 3D श्रेणी का है।
ये किस श्रेणी का है, तो ये 4D श्रेणी का है। ये किस श्रेणी का है, तो ये 5D श्रेणी का है। तो अगर श्रेणी में भी आपसे पूछ लिया जाए तो सबसे कम 3D श्रेणी का गलनांक ये वर्ग के अनुसार है ऊपर से नीचे। 3D का सबसे कम, उससे ज्यादा 4D का, सबसे ज्यादा 5D का। टंगस्टन का जो क्वथनांक होता है ना, वो सबसे ज्यादा होता है टंगस्टन का गलनांक। तो आपको ये याद रखना है कि जो टंगस्टन का गलनांक है वो सबसे ज्यादा होता है ना। यहां पर देखिए आपकी स्क्रीन पर एक डायग्राम बना हुआ है, इसमें भी आप देख सकते हैं कि जो आपकी वाई अक्ष है खड़ी वाली लाइन, इस पर देखिए लिखा हुआ है कि 0 है 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, यानी 0 से लेकर के 3500 तक आपका क्या है इसमें मेल्टिंग पॉइंट लिखा हुआ है। और इधर आपका ग्रुप, ये ग्रुप के हिसाब से देखिए इसमें तीनों लाइनें बनी है। आपका लैंथनम है, ट्रेबियम है, ल्यूटीशियम। देखिए पहले क्या है आपका, तो सबसे नीचे देखिए लैंथनम आ गया है। देखिए इसमें ये वर्ग के हिसाब से बना हुआ है, इसको ध्यान दीजिएगा, है ना। तो स्कैंडियम, देखिए स्कैंडियम वाला जो आपका 3D सीरीज वो लाल रंग से बनी हुई है ना। स्कैंडियम आपकी 3D सीरीज है लाल रंग। स्कैंडियम स्कैंडियम जो आपका ये है, स्कैंडियम नहीं इट्रेबियम, स्कैंडियम है 3D सीरीज जो स्कैंडियम वाली है वो काले रंग से बनी है। स्कैंडियम है टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मंगल, लोहा, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक। तो यहां पर देखिए है ना आपका निकिल, कॉपर और जिंक है। तो ये 3D श्रेणी है जो आपकी काले रंग से बनी हुई। लाल रंग से आपकी 4D श्रेणी है। इट्रीबियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रूडिनियम, रोडियम, पैलेडियम और ये आपका गोल्ड है ना। गोल्ड के बाद कैडमियम है, एयू है, फिर CD है। फिर उसके बाद देखिए लैंथनम, हाफनियम, ये जो आपकी नीले रंग से बनी हुई ये आपकी 5D श्रेणी है। तो सबसे ज्यादा इसमें देखिए गलनांक किसका है, जो आपका मेल्टिंग पॉइंट है सबसे ज्यादा आपका 5D श्रेणी के तत्वों का है। देखिए लैंथनम में कोई होता नहीं है इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए इसका गलनांक सबसे कम है ना इस श्रेणी में। उसके बाद हाफनियम है, टेंटनम, टंगस्टन, रेयन, रेडियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम। देखिए सबसे ऊपर की आपकी 5D श्रेणी निकल गई, यानी सबसे ज्यादा गलनांक किसका है 5D श्रेणी का। कितना है, तो लगभग 3500। देखिए डब्ल्यू सबसे टारगेट ऊपर लिखा हुआ है, ये 3500 तक पहुंच गया, यानी गलनांक इसका 3500 तक है, लगभग 3500 कुछ होता है टंगस्टन का, डब्ल्यू का। और टंगस्टन कहाँ यूज होता है, बल्ब के फिलामेंट में, है ना। बल्ब में आपका जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है, और उसमें बहुत टेम्परेचर होता है, फिलामेंट गलता नहीं है ना। टंगस्टन धातु गलती नहीं है। तो वहां से भी आप देख सकते हैं कि टंगस्टन का इस्तेमाल विद्युत बल्ब में होता है ना। उसके बाद आप देख लीजिए, ये हो गया आपका सेकंड नंबर। आपने इसमें देखिए सबसे ऊपर टंगस्टन है, फिर मॉलिब्डेनम, फिर क्रोमियम। आप वर्ग के हिसाब से भी ऊपर से नीचे देख लीजिए, सबसे ऊपर डब्ल्यू है और डब्ल्यू के नीचे सीधे चले आएंगे तो MO मिलेगा, मॉलिब्डेनम, और मॉलिब्डेनम के नीचे चले आएंगे क्रोमियम। तो ये मैंने जो आपको ऑर्डर बताया है, यही ऑर्डर आप इसे डायग्राम में देख सकते हैं। तो ये है आपका सबसे कम 3D सीरीज, बीच में आपकी 4D सीरीज। 4D सीरीज में मॉलिब्डेनम है जिसका 2500 से कम, 2500 से ज्यादा और 3000, 2500 3000 के बीच में मॉलिब्डेनम है। और आपका क्रोमियम आप देख सकते हैं कि 1500 से 2000 के बीच में आपका क्रोमियम होता है ना। तो इस प्रकार से ये हो जाता है। अब यहां पर देखिए एक छोटी सी बात और है, इस डायग्राम को तो आपने देख करके समझ लिया। देखिए ये डायग्राम ना तो आपको बनाना है और ना ही इन डायग्राम का कोई यूज नहीं है, मतलब आपको एग्जाम में नहीं बनाना है, केवल एक ट्रेंड आपको पता रहे कि कैसे कैसे होता है गलनांक क्वथनांक, इसलिए मैं आपको ये डायग्राम दिखा देता हूं। इन डायग्राम्स को कहीं पर बनाना नहीं है ना। ये ध्यान रखिएगा कि एग्जाम में आए तो आप डायग्राम बनाने लगे, तो डायग्राम बिल्कुल भी आपको कोई नहीं बनाना है, केवल समझने के लिए मैं स्क्रीन पर आके डायग्राम ऐड कर देता हूं। अब देखिए यहां पर एक सवाल आता है कि जो आपका जिंक, कैडमियम और मरकरी है, ZnCd और Hg, जिंक है, कैडमियम है, मरकरी है ना। तो जिंक, कैडमियम, मरकरी, इनमें कोई भी आयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता, ना ही परमाणविक अवस्था में और ना ही आयनिक अवस्था में। तो इस डायग्राम में आप ये भी देख रहे हैं कि जो ZnCdHg है वो आपका सबसे नीचे की ओर आ गया। देखिए कितना नीचे है, Hg तो पूरा लाइन को छू गया है। सबसे ऊपर देखिए, सबसे लास्ट में जहां पर 12 लिखा हुआ, 12 के ऊपर देखिए सबसे ऊपर Zn है, फिर Cd है, फिर Hg है, यानी जिंक है, कैडमियम है, मरकरी है। यानी वर्ग में भी ऊपर से नीचे जाने पर मेल्टिंग पॉइंट क्या हो रहा, घट रहा है कि नहीं। तो सबसे कम आपका सबसे ज्यादा Zn है, फिर Cd है, फिर Hg है। और देखिए जो मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक है वो ऊपर से नीचे आने पर और घटता है। इसीलिए क्या होता है कि जो आपका मरकरी है वो द्रव अवस्था में पाया जाता है। मरकरी एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो गलनांक देखिए और कितना घट गया मेल्टिंग पॉइंट, है ना, कि मरकरी आपका लिक्विड बन गया। तो अगर इन तीनों में ऑर्डर पूछा जाए तो इसका गलनांक सबसे ज्यादा, इसका उससे कम और इसका
सबसे कम। तो यही रीजन है कि जो मरकरी है आपकी वो द्रव अवस्था में रहती है, क्योंकि इसका जो गलनांक है वो सबसे ज्यादा, इसमें कोई भी आयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाया था। अगर मान लिया रीजन पूछ लिया जाए आपसे कि ZnCdHg है ना, या ये पूछ लिया जाए कि मरकरी द्रव अवस्था में क्यों पाया जाता है, तो क्योंकि इसमें परमाणविक और आयनिक दोनों अवस्थाओं में कोई भी आयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है, जिसकी वजह से यह धात्विक बंध नहीं बना पाता है और द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो ये आपको उसका रीजन लिख देना होगा। तो ये बात हो गई आपकी मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक और क्वथनांक की। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं अगली प्रॉपर्टी का आपसे डिस्कशन करता हूं। तो देखते हैं कि नेक्स्ट हमारी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है। तो यहां पर लिखा हुआ कि कर्ण एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इसको कहते हैं, है ना। तो देखिए कर्ण एंथैल्पी होती क्या है। देखिए कर्ण एंथैल्पी का जो टॉपिक था वो आपके क्लास 11th में था, वहां बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है इसको, है ना, लेकिन यहाँ पर आया है तो मैं इसके बारे में आपको बता दूंगा। देखिए कर्ण एंथैल्पी क्या है, किसी गैसीय यौगिक से उस धातु के एक परमाणु को बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं कि कर्ण एंथैल्पी या एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कहते हैं। यानी कोई भी आपका गैसीय यौगिक है ना, देखिए गैसीय यौगिक लिखा हुआ कोई भी आप ले सकते हैं, जैसे मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, इस तरीके से कोई भी गैसीय यौगिक हो, वहां से आपको उस यौगिक से उसके एक परमाणु को अलग करना हो। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं, यहां पर देख लीजिएगा इस साइड में, यहां जैसे एक गैसीय यौगिक मैंने ले लिया मेथेन, CH4 ले लिया, है कि नहीं। तो यहां से क्या करना है कि आपको कार्बन को अलग करना है, उसके 4 हाइड्रोजन को अलग करना है। तो इसको तोड़ने के लिए, इसके परमाणुओं को अलग करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहेंगे, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, है ना। कोई भी यौगिक हो, अब देखिए यहाँ गैसीय यौगिक लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं, गैसीय यौगिक हो या एक परिभाषा ये भी दी जाती है इसकी, है ना, कि किसी धातु के क्रिस्टल से, है ना, धातु के जालक से उस धातु के एक परमाणु को अलग करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहते हैं, कर्ण एंथैल्पी कहते हैं। आप ये भी परिभाषा लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल में इसके लिए देखें, आपको बता देता हूं, जैसे यहां पर देख लीजिए, ये क्या है, मान लिया एक आयरन का टुकड़ा है, लोहे का, Fe का, है ना, ये आयरन का एक टुकड़ा है, तो इसके अंदर से एक लोहे को आपको निकालना है बाहर। तो एक लोहे के परमाणु को, यानी आयरन परमाणु को, ये आयरन का टुकड़ा है, लोहे का टुकड़ा है, इससे आपको एक आयरन का परमाणु बाहर निकालना है। तो इसको बाहर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी, ऊर्जा लगाना पड़ेगा, है कि नहीं। तो उसी लगाई गई ऊर्जा को क्या कहते हैं, कर्ण एंथैल्पी कहते हैं। तो परिभाषाएं दोनों सही है, जो आपके यहां लिखी है वो भी सही है, या किसी भी धातु के क्रिस्टल से उस धातु के एक परमाणु को बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे कर्ण एंथैल्पी कहते हैं। और याद ये रखिएगा कि आयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने के साथ साथ कर्ण एंथैल्पी का मान बढ़ता है। तो जितना आयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी उतने ही ज्यादा कर्ण एंथैल्पी का मान होगा, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद सेकंड देखिए क्या कहता है कि संकर यौगिकों का निर्माण, देखिए डी ब्लॉक के तत्व संकर यौगिकों का निर्माण करते हैं, है ना। अब ये हाइब्रिड कंपाउंड जिनको हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कह देते हैं, है ना, आगे एक चैप्टर आएगा उपसह संयोजन यौगिक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसमें आपको उपसह संयोजक यौगिक में डी ब्लॉक के तत्व आपको सब नजर आएंगे। अब देखिए जरा ये क्या होता है, तो डी ब्लॉक के तत्व छोटा आकार, रिक्त, डी कक्षक, यानी छोटा आकार, खाली रिक्त कक्षक, है ना, रिक्त डी कक्षक, यानी कह रहा कि खाली डी कक्षक होते हैं इनके अंदर। तो लिखा हुआ है कि रिक्त डी कक्षक और उच्च धनावेश के कारण संकर यौगिकों का निर्माण करते हैं। तो डी ब्लॉक के तत्व क्या है ना, सामने आपके रीजन मान्य प्रश्न आपसे आप पूछ लिया जाए कि डी ब्लॉक के तत्व संकर यौगिकों का निर्माण क्यों करते हैं, कारण बताइए। तो कारण में क्या लिखेंगे, तो कारण में आपके सामने लिखा हुआ है कि डी ब्लॉक के तत्व छोटा आकार, एक तो इनका आकार छोटा होता है, दूसरा कि रिक्त डी कक्षक, इनके पास खाली डी कक्षक होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद उच्च धनावेश, इनके ऊपर धनावेश बहुत ज्यादा होता है। और धनावेश क्यों आता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं और भिन्न भिन्न ऑक्सीकरण संख्याएं दिखाते हैं। तो आप ये भी लिख सकते हैं कि परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं, इसलिए भाई अलग अलग इलेक्ट्रॉन त्याग करेंगे तो अलग अलग के ऊपर धनावेश आएगा, है कि नहीं। तो यहां पर लिखा उच्च धनावेश के कारण संकर यौगिकों का निर्माण करते हैं। जैसे एग्जाम्पल कहा जाए कि एग्जाम्पल लिख दीजिए, तो सामने देखिए लिखा है K4FeCN6, इसकी शकल पहचान लीजिए संकर यौगिकों की, K4FeCN6, इनको हम कहते हैं संकर यौगिक, है ना। ये एक इधर लिखा हुआ है और दूसरा आपका यहां पर लिखा हुआ है,
पेंटाइमीन कोबाल्ट, है ना। तो ये आपका लिखा हुआ ये है पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4CN6। K4FeCN6 का नाम क्या है? पोटेशियम फेरोसाइनाइड। तो एक एग्जांपल आपको लिख देना है, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से ये हो गए संकर यौगिक और ये हो गई आपकी कर्ण एंथैल्पी। इन दोनों को मैंने आपसे डिस्कशन कर लिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं अगली प्रॉपर्टी का आपसे डिस्कशन कर लेता हूं। तो चलिए डिस्कशन कर लेते हैं अगली प्रॉपर्टी का। देखिए यहां से एग्जाम में आपके क्वेश्चन देखने को मिलेगा, है ना। अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय या चुंबकीय गुण से, तो डी ब्लॉक के तत्वों के चुंबकीय गुण क्या होते हैं, है ना, उदाहरण सही समझाइए। तो चुंबकीय गुण देखिए क्या होता है, देखिए नाम से पता चला है चुंबक, है ना, यानी ये क्या करेंगे, डी ब्लॉक के तत्व चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित और प्रतिकर्षित होते हैं। तो चुंबकीय गुण के आधार पर डी ब्लॉक के तत्वों को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से दो भाग? तो एक तरफ वे तत्व या वे पदार्थ होंगे जो चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित होंगे, दूसरी तरफ वे पदार्थ या वे तत्व होंगे चुंबकीय क्षेत्र से दूर भागेंगे यानी प्रतिकर्षित होंगे। तो इस आधार पर इनको दो भागों में बांटा गया है, स्पेशल नाम है, जरा ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले देखिए आपका लिखा हुआ है चुंबकीय गुण। चुंबकीय गुण के आधार पर डी ब्लॉक के तत्वों को दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है अनचुंबकीय पदार्थ। अब ये अनचुंबकीय पदार्थ या अनचुंबकीय तत्व भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो टेंशन न लीजिएगा। तो अनचुंबकीय पदार्थ या अनचुंबकीय तत्व, जरा देखिए इसकी डेफिनेशन ये क्या कहता है। वे तत्व जिनमें आयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, यानी वे तत्व जिनमें या वे पदार्थ जिनमें आयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उन्हें अनचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है ना। जिनमें आयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे वो क्या कहलाएंगे? अनचुंबकीय पदार्थ कहलाएंगे, है ना। उसके बाद देखिए ये चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित होते हैं। जब इसमें आयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो चुंबकीय क्षेत्र में क्या करेंगे? आकर्षण दिखाएंगे। तो अनचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित होते हैं, है ना। उसके बाद और इनका चुंबकीय आघूर्ण शून्य नहीं होता। इनका चुंबकीय आघूर्ण, अब ये चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है? तो एक मैथमेटिकल वैल्यू आती है चुंबकीय आघूर्ण से, है ना। देखिए यहाँ पर एग्जांपल आपके सामने लिखा है, जैसे एग्जांपल है लोहा आयरन, Fe लिखा हुआ है, परमाणु क्रमांक कितना? 26 है, 26। ये है लोहा यानी आयरन। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा? 3d6 4s2। मैंने पूरा नहीं लिखा, 1 से लेकर के आप पूरा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर देखिए आयरन का विन्यास लिखा हुआ 3d6 4s2, यही विन्यास होगा इसका। अब यहाँ पर क्या है कि आपको डी कक्षक को चेक करना है ना। इसको जनरली चेक करना नहीं होता है, हमें चेक करना किसको होता है? डी को, क्योंकि हम डी ब्लॉक के तत्व पढ़ रहे हैं, है ना। लेकिन अगर यहाँ पर क्या होता है, टोटल आयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ ली जाती है तो हम दोनों को कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी में गैप कम होता है। तो एस और डी में झगड़ा जो है चलता रहता है, इलेक्ट्रॉन आया जाया करता है, तो दोनों के आयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को काउंट कर लेते हैं उसमें। लेकिन जब चुंबकीय आघूर्ण निकालेंगे तो वहां पर हम क्या करते हैं कि हम डी कक्षक के इलेक्ट्रॉनों को देखते हैं। तो चलिए, तो 3d कितना है? 6 है यहाँ पर, है ना। अगर 3d6, डी में कितने 5 डब्बे होते हैं, तो यहाँ पर बना लीजिए 1 2 3 4 5, ये 5 हो गए। 3d में कितना आया? 3d6 आया, इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन भरिए, 1 2 3 4 5 और 6, ये हुआ। आयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आयरन में कितनी? लोहे में तो 1 2 3 4। आयुग्मित का मतलब जिन इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा ना बना हुआ हो, जो पेयर्ड ना हो, वो होते हैं आयुग्मित इलेक्ट्रॉन। आयुग्मित का मतलब सिंगल, एक एक इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन आयुग्मित हैं, ध्यान दीजिएगा। तो 4 इलेक्ट्रॉन आयुग्मित हैं। जरा चुंबकीय आघूर्ण का फार्मूला देखिए। चुंबकीय आघूर्ण का फार्मूला है म्यू, ये सिंबल म्यू होता है चुंबकीय आघूर्ण। तो म्यू बराबर √n+2 dm। dm क्या है? बोहर मैग्नेटॉन, इसके यूनिट है, इसका मात्रक है। जब भी आप चुंबकीय आघूर्ण मान लिया पेपर में आता तो है नहीं निकालने के लिए, अगर मान लिया आ भी जाए या आपको करना पड़ जाए, मान लिया कह देते एक निकाल के दिखाइए तो आप कर दीजिएगा उसको। ऐसे ये कभी पूछा नहीं गया है, इंपॉर्टेंट नहीं है ना। लेकिन इसको जानना जरूरी इसलिए क्योंकि मान लिया अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ सकता है। तो यहाँ पर देखिएगा चुंबकीय आघूर्ण म्यू इज इक्वल टू क्या होगा? √n+n बाहर है, n+2 अंदर है और बोहर मैग्नेटॉन इसकी यूनिट है। अब इस फार्मूले में ये है इसका चुंबकीय आघूर्ण। इलेक्ट्रॉन आयुग्मित क्या है? देखिए यहाँ पर जो n लिखा है, n क्या है? स्मॉल n है उस तत्व में उपस्थित आयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो यहाँ पर जो n लिखा है वो क्या है? किसी भी तत्व के अंदर कितने आयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं। जैसे मैंने लोहा लिया आयरन Fe, इसमें आयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो 1 2 3 4, यानी 4 आयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं। तो n की वैल्यू कितनी हो गई? 4। भाई n यहाँ पर क्या है इस फार्मूले के अंदर? इस फार्मूले के अंदर जो n है
वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है ना। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको गिन लेना है और इस फार्मूले में रख देना है। तो चलिए यहाँ पर रख दीजिए, जैसे मुझे म्यू निकालना हो यहाँ पर, तो हम रख देंगे यहाँ पर अंडर रूट एन का मान कितना है 4 और 4 प्लस 2, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, 6 चौक कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो अंडर रूट में कितना आ गया 24 आ जाएगा भाई, 4 2 6 और 6 चौक कितना 24 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए अंडर रूट 24 आया है, 5 का स्क्वायर 25 होता है कि नहीं। अगर ये 25 होता तो 5 का स्क्वायर बाहर आ जाता। तो आप 4.5 के ऊपर कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर 4 पॉइंट आप चाहे 5 लिख दीजिए या 6 लिख दीजिए, है ना, क्योंकि इसका अंडर रूट निकालने की जरूरत है नहीं, आप अंदाजा से इसको लिख सकते हैं। जैसे 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो अगर मान लें कहीं पर 10 आया तो आप क्या करेंगे उसको 3.5 3.6 है ना, 0.5 के ऊपर आप उसको लिख सकते हैं। पहली संख्या 3.5 3.6 3.7 ये लिख सकते हैं। तो उससे ज्यादा नहीं लिखिएगा, उससे कम लिखिएगा। जैसे यहाँ 24 आया तो 5 नहीं लिख सकते, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। आपको 5 से छोटी कोई संख्या लिखनी है। 5 से छोटा कौन है 4, तो 4 के बाद पॉइंट लगा करके कुछ भी लिख सकते हैं, 5 के ऊपर कुछ भी लिख सकते हैं। 4 लिखा, पॉइंट लगाया, उसके बाद 5 6 7 8 तक आप लिख सकते हैं। तो मैंने देखिए यहाँ पर म्यू इज इक्वल टू 4.5 लिख दिया। तो ये आपको ध्यान रखना, हो सकता है कि पेपर में पूछ लिया जाए निम्नलिखित में से कौन अनुचुंबकी है, निम्नलिखित में से कौन प्रतिचुंबकी है कि नहीं। तो अनुचुंबकी क्या होगा, जिसके अंदर आप विन्यास लिखेंगे और विन्यास को अच्छे से लिखेंगे, चेक करेंगे उसके अंदर कि कौन अनुचुंबकी है, किसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, किसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे वो आपका क्या होगा अनुचुंबकी होगा, आपके सामने लिखा हुआ है। और जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाएंगे वो प्रतिचुंबकी होगा, है ना। तो ये हो गया आपका अनुचुंबकी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं प्रतिचुंबकी का आपसे डिस्कशन करता हूं। तो यहां पर और ध्यान से समझ लेते हैं प्रतिचुंबकी को। अब देखिए प्रतिचुंबकी क्या है, तो अनुचुंबकी का पूरी बातें उल्टा। उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे कि वे तत्व या वे पदार्थ जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे एग्जांपल में क्या होगा और आगे क्या होगा कि ये चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित नहीं होते हैं, इनका चुंबकीय आघूर्ण शून्य नहीं होता, शून्य होता है ना। तो ये चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित नहीं होते। यहां पर लिख लेंगे कि आकर्षित नहीं होते, ये वाली बात यहां लिख लेंगे। ये चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित नहीं होते। इसके बाद पॉइंट क्या आएगा कि इनका चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है। तो इनका चुंबकीय आघूर्ण है ना शून्य होता है, तो ये है इनकी प्रॉपर्टी, यानी ये चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित नहीं होते, यानी प्रतिचुंबकीय पदार्थ पर चुंबकों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, चुंबक के द्वारा आकर्षित नहीं होंगे, क्योंकि यहां पर सारे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे युग्मित होंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आपको मिलेगा नहीं, है ना। तो वैसे आपको ध्यान रखना है कि ये चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित नहीं होते हैं। उसके बाद इनका चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है, क्योंकि आघूर्ण जो होता है वो आपका क्या होता है कि शून्य होता है। म्यू की वैल्यू यहाँ पर देख सकते हैं, आपके सामने क्या लिखा हुआ कि 0। आप इसको चेक भी करना चाहें तो चेक कर सकते हैं। ये इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है कि म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट n+2। तो यहाँ पर देखिए जब आपको कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिलेगा ही नहीं तो n की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, है कि नहीं। इसके लिए फॉर्मूला देखिए n का मान कितना होगा, देखिए 0। यहाँ पर कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, जैसे n का मान हम यहाँ पर 0 रखेंगे, n की वैल्यू कितनी 0, कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो यहाँ 0 रखा और 0+2 किया, ये हो गया। 0 में 2 जुड़ेगा 2 ही रहेगा, और उसके बाद अंदर मल्टीप्लाई भी तो करना है, 0 गुणे 2 हो जाएगा, तो ये मान कितना मिलेगा अंडर रूट 0, यानी इसके लिए म्यू की वैल्यू हमेशा कितनी आएगी 0 आ जाएगी, जो मैंने आपको करके बता दिया। तो याद रखना है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थों के लिए चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है। एग्जाम्पल जैसे पूछा जाए तो एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं, इसके लिए जिंक है, कैडमियम है, मरकरी है, ये सब आपके क्या है, इनमें कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा, ना परमाणुिक अवस्था में ना आयनिक अवस्था में। जहां कहीं भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा वो सब के सब क्या होंगे अनुचुंबकीय। सामने देखिए लिखा है स्कैंडियम, मैग्नीज, कोबाल्ट, टाइटेनियम, वैनेडियम, है ना, ये सब हो जाएंगे। अब प्लस माइनस का चार्ज वाला भी कहीं बना देता है ना, लेकिन आपको इन तीनों को छोड़ करके लगभग सभी में अनुचुंबकीय गुण देखने को मिलता है।
तो ये हो जाता है आपका अनुचुंबकी और प्रतिचुंबकी, है ना। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी ज्यादा होगी, चुंबकीय आघूर्ण का मान उतना ही ज्यादा आएगा। ये भी आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है ना। तो इस प्रकार से क्या है कि आज का जो हमारा टॉपिक था, है ना, चुंबकीय गुण, ये मैंने आपको बता दिया। कलन इंथैल्पी, इसमें इस वीडियो में मैंने कई प्रॉपर्टी का डिस्कशन आपसे किया है। गलनांक, क्वथनांक, कलन इंथैल्पी, संकर यौगिकों का निर्माण, और ये आपका चुंबकीय गुण, इन सभी का मैंने आज आपसे डिस्कशन कर लिया है। इसके बाद क्या है कि जो प्रॉपर्टी होंगी उनका डिस्कशन मैं आपसे अगले वीडियो में करूंगा। तो उम्मीद करता हूं कि आज का टॉपिक आपको समझ में आया हुआ होगा। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।